ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम की लाइव कक्षा संख्या 44 को आज हम पढ़ेंगे। 43 कक्षाएं मैंने अभी तक आपको पढ़ा दी हैं। आज हमारी कक्षा संख्या 44 है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है महाभाष्यम नवाह्निकम नाम का, उस पर सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। इस संपूर्ण व्याकरण महाभाष्य को हम पढ़ाने के लिए कृत संकल्प हुए हैं। निरंतर कक्षा चल रही है, आगे चलती रहेगी। इन कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। द्वितीय आहनिकम हमारा आरंभ हो गया है। द्वितीय आहनिक की हमारी पिछली कक्षा थी एक, और आज हम द्वितीय आहनिक पर ही आगे आरंभ करते हैं। तो द्वितीय आहनिकम और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से इन व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और टीम का सहयोग ले सकते हैं। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये सभी सेवा आप सभी के सहयोग से ही निःशुल्क संचालित होती है। चलिएगा मित्रों, देखिएगा। अब गत कक्षा में मैंने कुछ इसकी भूमिका बना दी थी आपके लिए कि जो महर्षि पाणिनि के जो प्रत्याहार सूत्र हैं, ये इनमें स्वादि उत्पत्ति क्यों नहीं होती है, अथवा होती है तो फिर स्वादि विसर्ग आदि कहाँ हैं। और दूसरी शंका का निवारण कर दिया था मैंने कि इनमें संधि क्यों नहीं होती है। इन दोनों शंकाओं को विस्तार से पूरी कक्षा में मैंने समझा दिया था, जो महाभाष्य में यहाँ पर नहीं बताई थी, परंतु भूमिका के रूप में मैंने आपको बता दिया था। अब हम महर्षि पतंजलि जी के अनुसार पढ़ना आरंभ करते हैं। अब आई उण सूत्र से, प्रत्याहार सूत्र से अब आरंभ हो रहा है। ठीक है। अथ शब्दानुशासनम की पूरी बहुत लंबी चर्चा की है। ठीक है। और अब जो प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र हैं 14 महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए हुए, उन सूत्रों पर आचार्य पतंजलि महाराज जी विचार आरंभ करते हैं महर्षि कात्यायन के सहयोग से। तो चलिएगा, सबसे पहला प्रत्याहार सूत्र हमारा अष्टाध्यायी में कौन सा है, एक बार प्रत्याहार सूत्रों का पाठ कर लेते हैं। ठीक है। ये प्रत्याहार सूत्र आप इस प्रौढ़ ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो अवश्य आपको स्मरण होने चाहिए। अष्टाध्यायी भी आपको स्मरण हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो लाभ लीजिएगा, जितना मिलता उतना लीजिएगा। चलिएगा, बोलिएगा।
अथ शब्दानुशासनम प्रत्याहार सूत्राणि अ इ उण ऋ ऋक् ए औं ऐ औच हा या व रट् लण् ञ म ङ णं झ भञ घ ढ धश् ज ब ग ड दश् ख फ छ ठ थ च ट तौ क प य श ष सर हल। ये महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। संपूर्ण शास्त्र जो महर्षि पाणिनि का व्याकरण का जो शास्त्र है वो इन पर आधारित है। ये शास्त्र की चाबी है, ये इस शास्त्र को घुमाते हैं, पूरे शास्त्र को। ठीक है, तो इस चाबी को आप अवश्य याद कर लीजिएगा, तभी आप व्याकरण रूपी ताले को खोल सकेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब मित्रों, सबसे पहला प्रथम प्रत्याहार सूत्र है आपका अ इ उण। इस पर विचार आरंभ करते हैं महर्षि पतंजलि जी अ इ उण द्वितीय हन्निकम में। कहते हैं, वार्तिक उठाते हैं अपनी तरफ से। क्या है? वार्तिक उठाते हैं। वार्तिक के माध्यम से शंका उठाते हैं कि यहां पर जो ऐ उण ये पढ़ा हुआ है प्रत्याहार सूत्र, यहां पर एक शंका होती है। उस शंका को वार्तिक के माध्यम से उठाया गया है। क्या है? कहते हैं, अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थः। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा है भाई, तो कहते हैं कि भाई ये जो ऐ उण प्रत्याहार है ये अ इ उण, ठीक है, इसमें ये जो अ पड़ा हुआ है, ये कौन सा अ पड़ा हुआ है? ये एक मात्रिक अ पड़ा हुआ है। ये तो आप देख रहे, एक मात्रिक अ पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से एक मात्रिक ई पड़ा हुआ है और एक मात्रिक उ पड़ा हुआ है, परंतु इन पर शंका नहीं है। इन पर शंका नहीं है, शंका इस आकार पर है। इस आकार पर शंका क्यों है, इसको ही हमें समझना है। ठीक है, देखिए, कहते हैं अकारस्य विवृतोपदेशः, कि ये जो महर्षि पाणिनि के प्रत्याहार सूत्रों में जो अ है उसका विवृत उपदेश करना चाहिए। क्या? ये विवृत उपदेश इतना का है कि अकारस्य विवृतोपदेशः आकार ग्रहणार्थम। इसको विवृत उपदेश इसलिए करना है क्योंकि इस ह्रस्व अ के द्वारा दीर्घ आकार और प्लुत आकार का भी ग्रहण हो जावे। ठीक है, कहते हैं अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः। जो ये आ है इसको ऐसा कहना चाहिए कि ये विवृत है। तो अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो ह्रस्व आकार है इसका जो प्रयत्न है वो क्या है? संवृत है। क्या है? संवृत। और बाकी के जो स्वर हैं, अच हैं, उनका प्रयत्न है विवृत। ये वर्णोच्चारण शिक्षा में बताया है। वर्णोच्चारण शिक्षा में क्या बताया है देखिएगा, यहां देखते हैं हम।
ये वर्णोच्चारण शिक्षा में जो तृतीय प्रकरण है, ये महर्षि पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा है। और तो यहां पर क्या है, ये प्रयत्न जो तीसरा प्रकरण है, अतः तृतीयम प्रकरण, जो तृतीय प्रकरण है वो प्रयत्नों का है, बाह्य और अभ्यंतर, ठीक है, आभ्यंतर। तो इसमें यहां पर एक सूत्र दिया है, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये सूत्र हैं वर्णोच्चारण शिक्षा के। विवृत कर्णाः स्वराः, ठीक है, और संवृतस्त्वकाराः, अर्थात जो स्वर हैं, जो अच हैं, आ ई उ आदि वोवेल्स, उनका आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो क्या है, विवृत प्रयत्न है, ध्यान देंगे, ठीक है। परंतु आगे कहते हैं संवृतस्त्वकारः, जो आ है ह्रस्व आ, केवल ह्रस्व आ, इसका तो प्रयत्न कैसा है, संवृत है, अर्थात कंठ को संकुचित करके इसका उच्चारण होता आ, और जब आ बोलेंगे आ कंठ खुल रहा है, ई में भी खुलता है, ई सब में वर्णों में खुलता है कंठ, जो स्वर हैं। परंतु ह्रस्वकार का जब उच्चारण करते हैं तो कंठ संकुचित होता है, इसलिए इसका प्रयत्न कैसा रखा, संवृत। संवृत माने सिकुड़ता है, विवृत माने फैलता है कंठ। तो सभी जो अच हैं उसमें केवल ह्रस्व आकार का जो प्रयत्न है आभ्यंतर, वो है संवृत, और बाकी जो आ ई उ, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक, सब का है विवृत, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इन दो सूत्रों से हमने ये आरंभ में ही पढ़ते हैं इसको, पहले सबसे जब शिक्षा व्याकरण पढ़ना आरंभ करते हैं तब। अब देखिएगा, अब चलते हैं आगे। तो कहते हैं कि ऐसा है भाई कि आकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः, जो प्रत्याहार सूत्र है उसमें इस आ को क्या कहना चाहिए, विवृत कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए इसका भी बताएंगे, प्रयोजन है। ये वस्तुतः व्यवहार में संवृत है, तो इसको शास्त्र में ठीक कार्य संपन्न कराने के लिए इसको विवृत बनाना चाहिए, विवृत बनाना चाहिए इसको। क्यों, किम प्रयोजनम, भाई क्यों इसको विवृत बनाना चाहिए, महर्षि पाणिनि जैसा पढ़ाया वैसे ठीक है। तो कहते हैं आकार ग्रहणार्थ, इसको विवृत इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके ग्रहण से दीर्घ आ का भी ग्रहण हो जाए, प्लुत का भी हो जावे। क्यों, क्यों, क्योंकि आकारः सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्। यदि आकार है, आकार की और इस आकार की, ह्रस्वाकार और दीर्घ आकार की जब सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, जब उनको भाई भाई बना दिया जाता है, तो किसी एक भाई के बुलाने से सारे भाई चले आते हैं एकदम, यही तो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है, माने सवर्ण माने
तुल्यास्य प्रयत्नम शरणम माने आस्य में है तुल्य स्थान और प्रयत्न जिन वर्णों का, वे वर्ण आपस में क्या कहलाते हैं? सवर्ण संज्ञक। चलिएगा इस सूत्र का अर्थ भी मैं दिखा देता हूं आपको, आइएगा। ये सूत्र है आपका यहां पर, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सूत्र था, हमने प्रथमावृत्ति में पढ़ा देते हैं, आकाशिका में भी पढ़ा देते हैं। अब इसका जो अर्थ है उसको देखिएगा यहां पर, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने समझ में आ जाए आपको सूत्र, इसलिए तुल्यास्य प्रयत्नम क्या कहता है? तुल्य आस्य प्रयत्नो येषां ते वर्णाः परस्परम सवर्ण संज्ञकाः भवन्ति। इसका अर्थ है कि मुख में समान स्थान वाले जो वर्ण हैं उनका यदि समान प्रयत्न होता है, क्या है? समान प्रयत्न होता है, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, यही लिखा है। आसवन अर्थात मुख में होने वाला स्थान और प्रयत्न तुल्य हो, जिनके ऐसे वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, अब क्या है मित्रों? ये क्या है? ह्रस्व अ संवृत। कैसा है? संवृत अभी आपको बताया था हमने। इसका प्रयत्न क्या है? आभ्यंत प्रयत्न क्या है? संवृत। और ये जो आ है, या ये जो प्लुत आ है, इसका प्रयत्न क्या है? विवृत। ठीक है, इसका प्रयत्न क्या है? विवृत है। अब क्या है? इनका स्थान दोनों का एक है, कंठ है दोनों का स्थान, परंतु प्रयत्न दोनों का अलग अलग हो गया। प्रयत्न अलग होने से इनकी दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो पाएगी। इन दोनों की आ और आ की दोनों भाई नहीं बन पाएंगे। स्थान तो समान है मुख में, परंतु प्रयत्न समान नहीं है। एक का प्रयत्न है संवृत और एक का है विवृत। जबकि प्रयत्न भी समान होना चाहिए, तभी सवर्ण संज्ञा होगी। और सवर्ण संज्ञा होने पर ही ह्रस्व के कहने से दीर्घ का ग्रहण होता है शास्त्र के अंदर, और दीर्घ के कहने से ह्रस्व का ग्रहण होता है। प्लुत आदि सबका हो जाता है, जो 18 आकार है उनका सबका ग्रहण होता है। तो शंका ये उठी, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने यहां पर जो ये अ पड़ा हुआ है, ध्यान देंगे, ये कहां था? ये दिखाता हूं मैं, ये देखिएगा, ये ले, ये लो, ये ठीक है। ये है कि आकार ग्रहणार्थ, मन दीर्घ आकार का भी ग्रहण हो जाए सवर्ण संज्ञा। आकार सवर्ण ग्रहणेन आकारम अपि यथा गृह्णीयत, यानी जो ह्रस्वकार है वो सवर्ण संज्ञा होने से दीर्घ आकार का भी ग्रहण कर लेवे। इसके लिए यहां पर महर्षि पाणिनि के आ ई, ये आई उण सूत्र है, इसमें क्या है? इसको विवृत करना चाहिए, इसका विवृत मानना चाहिए। ये अभी क्या है? समृत मान के कह रहे हैं, क्योंकि समृत है ही वास्तव में, व्यवहार में ये उच्चारण में समृत है। समृत है तो समान रूप से समृद्धि दिखता है हमको। तो कहते हैं भाई इस पर किंच कारणम न गृहणीयात्, कि भाई ये बात आप कह रहे हो कि सवर्ण संज्ञा होने से, परंतु ये यहाँ पर जो आयुण में आ पड़ा हुआ है, दीर्घ का ग्रहण क्यों नहीं कराता? ऐसा क्या कारण है? वो मैंने कारण आपको पहले ही बता दिया है। किंच कारणम न गृहणीयात्, ऐसा क्या कारण है तो इसको नहीं ग्रहण करेगा? दीर्घ ह्रस्व दीर्घ का करा लेगा, दीर्घ ह्रस्व का करा लेगा। तो कहते हैं, उत्तर देते हैं, विवार भेदात। विवार माने प्रयत्न भेदात, प्रयत्न भेद है दोनों का।
क्या है, प्रयत्न भेद है दोनों का, ठीक है। तो कहते हैं विवार भेदात, ठीक है। अब यहां पर हमको देखते हैं, आगे कहते हैं भाष्यकार, किम उच्यति विवार भेदात इति न पुनः काल भेदादपि यथैव हियं विवार भिन्नः एवं काल भिन्नोपि। अब जो फिर दोबारा प्रत्याक्षेप कर दिया, ये क्या कर दिया, पहले यहां पर ये शंका उठाई, किंच कारणम न गृहणीयात्, उत्तर मिला कि भाई विवार वेदात माने प्रयत्न भेद से। तो इसी जो ये वाक्य कह रहा था उसने फिर इस पर दोबारा प्रश्न कर दिया, भाई प्रत्याक्षेप कर दिया, तुम मेरी बात पर कर रहे हो कि भाई आप ये हमने माना चलो प्रयत्न भेद, पर प्रयत्न भेद आप कह रहे हो तो इस प्रकार से तो काल भेद भी है, भैया प्रयत्न भेद अकेले को क्यों कह रहे हो। देखिएगा ये क्या है, ये समाधान दिया था, ये फिर आक्षेप किया और ये फिर इसका समाधान किया। अब इसने जो समाधान किया, जो प्रश्न रूपी समाधान है, अभी कोई एकदम सटीक समाधान नहीं है, अभी तो चर्चा चल रही है। तो इसने इसकी बात पर फिर कह दिया भाई विवार भेद से क्यों कह रहे हो। इसने तो कहा कि भाई आप इतना ही क्यों कह रहे हो विवार भेद से, भाई अब आपको पूरी बात उठानी है, शंका उठानी है तो पूरी उठाइएगा। किमुच्यते विवार भेदातिथि, भाई प्रयत्न भेद की बात क्यों कहते हो आप, न पुनः काल भेदादपि, ऐसा भी कहिएगा कि काल भेद है, ह्रस्व का एक मात्रिक काल है, दीर्घ का द्विमात्रिक काल है और प्लुत का त्रिमात्रिक काल है, काल भेद भी तो है काल भेद है। यथा एव ही अयम विवार भिन्ना, जिस प्रकार से ये ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये दोनों में प्रयत्न भेद है, एक संवृत है एक विवृत है, ठीक उसी एवं इसी प्रकार से काल भिन्नोपि, काल भी भिन्न है इनका, एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, त्रिमात्रिक है, काल भिन्न भी तो है, उस पर भी बात उठाइएगा। तो वो कहता है आगे, सत्यमेतत्, भाई बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बात तो ठीक कही है, सत्यमेतत् बिल्कुल ठीक है। वक्ष्यति, महर्षि पाणिनि जी आगे कहेंगे, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्रास्य ग्रहणस्य प्रयोजनम्, ठीक है। आस्य येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा भवन्ति इति बाह्यश्च पुनरास्यात् कालः तेन स्यादेव काल भिन्नस्य ग्रहणं न पुनर्विवार भिन्नस्य। कहते हैं भाई काल भिन्न की बात हमने इसलिए नहीं उठाई है, क्यों, क्योंकि वक्ष्यति आगे कहेंगे महर्षि पाणिनि जी, क्या कहेंगे, 1:1:9 पर, यही तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये सूत्र है। इत्यत्र मन यहाँ पर आस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम, इस सूत्र में यहाँ पर आस्य पड़ा हुआ है, क्या है, आस्य, आस्य का प्रयोजन बताया गया है वहां पर। आस्य क्यों पड़ा, तो वहां पर प्रयोजन बताया कि आस्य माने मुख में, आस्य का अर्थ क्या, मुख में होने वाले जो स्थान हैं, ये शाम जिन वर्णों का तुल्य देश, तुल्य देश में तुल्य स्थान है, प्रयत्नश्च और प्रयत्न है जिनका समान, ते मन वे वर्ण सवर्ण संज्ञा भवंती, वे वर्ण आपस में भाई भाई हो जाते, सवर्ण संज्ञा वाले हो जाते। काल की बात तो कही नहीं, वहां तो स्थान की और प्रयत्न की कही है, इसलिए हमने काल का ग्रहण नहीं किया। इति बाह्यश्च पुनः आस्यात् कालः, जो काल की बात है वो आस्य का संबंधी बात नहीं है, माने मुख में स्थान और प्रयत्न से काल में भेद नहीं आता है,
काग में तो लम्मा बोलने से भेद आता है वर्ण का, तो आस्य से बाहर की बात है काल की। तो काल की तो बात, काल से तो सवर्ण संज्ञा होने में काल का कोई लेना देना नहीं है। ना तो काल मना करता है ना काल कुछ कहता है। तेना स्यादेव काल भिन्न से ग्रहणम, भाई बेशक भिन्न काल का हो, चाहे दो मध्यमात्रिक हो तो भी उसका ग्रहण हो जाएगा, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये ई है और दीर्घ ई है, दोनों का काल भिन्न भिन्न है तो भी दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है, क्योंकि दोनों का प्रयत्न और स्थान मुख में एक जैसा है। ये भी विवृत है, ये भी विवृत है, ये भी तालु, इसका शास्तालभ्या तालु है और उसका भी तालु है। काल में अंतर है तो भी सवर्ण संज्ञा हो जाती है, क्योंकि यहां पर काल की बात कही नहीं है। तुल्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। तो कहते हैं काल भिन्न से ग्रहणम स्याते, वो तो हो ही जाता है। न पुनर्विवार भिन्न से, परंतु जो विवार माने प्रयत्न भिन्न का ग्रहण नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न प्रयत्नों वाले वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती है। इसलिए महर्षि पाणिनि को यहां पर जो ये आ है इसको क्या कहना चाहिए, विवृत बनाना चाहिए। इतनी बात तो क्लियर हो गई। क्या बनाना चाहिए, विवृत बनाना चाहिए। किस लिए बनाना चाहिए, विवृत बनाने से ह्रस्व का और दीर्घ का दोनों का क्या हो जाएगा, समान प्रयत्न हो जाएगा, तो आपस में उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो जो ह्रस्व आए वो दीर्घ का भी ग्रहण करा लेगा, प्लुत का भी करा लेगा। इसलिए कात्यायन ने वार्तिक उठा करके शंका की है। कहते हैं चलिएगा, आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। ये अभी यहाँ पर शंका अटकी रह गई है, ठीक है। आगे भी लंबा चलेगा, अगली कक्षा में करूंगा मैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि महर्षि पाणिनि ने जो ये आ ई उण आदि पढ़ा हुआ है, ये इसमें शंका यही होती है कि इसको यहां कैसा पढ़ना चाहिए, विवृत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विवृत। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये तो विवृत ही किया हुआ है। तो विवृत किया हुआ है, इसी बात को समझाने के लिए चर्चा हो रही है। विवृत कैसे किया हुआ है, कैसे माने विवृत है ये। वस्तुतः विवृत ही किया हुआ है महर्षि पाणिनि ने, परंतु सामान्यतः तो इसका जो प्रयोग है व्यवहार काल में तो इसको समृत ही माना जाता है। समृति, इसको शिक्षा में भी बताया है समृत। जब समृत माना जाता है, साक्षात दिख रहा है, तो शंका उठना स्वाभाविक है। और महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर कोई ऐसा कुछ बताया तो है नहीं कि भाई ये विवृत, हम इसको विवृत कर रहे हैं। तो इस बात को ही बताने के लिए शंका उठाई है। तो यहाँ पर ये शंका, यहाँ पर अभी प्रश्न बना है कि इसको विवृत करना चाहिए किसी के लिए, दीर्घ आकार के ग्रहण के लिए, प्लुत आकार के ग्रहण के लिए, ठीक है। अब आगे की कक्षा में हम चर्चा करेंगे इससे आगे, ठीक है, यहां से, ठीक है। किम पुनरिदम विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते आहोस्वित आदि, ठीक है। यहां पर ये देख लीजिएगा विवृत की परिभाषा, यहां पर जो ये उद्योत ने क्या लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है, देखिएगा। कैयट का देख लेते हैं। ये प्रदीप टीका में कैयट ने विवारयति विकासयति आस्यम इति विवारः प्रयत्नः, ठीक है। माने विवारयति विकासयति आस्यम माने मुख को जो विकसित करता है, फैलाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, विवार। विवार का अर्थ क्या है, प्रयत्न, ठीक है। क्या है, प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के बताए थे, जो समृत और विवृत, ठीक है।
चलिएगा, ये इसका मैंने परिभाषा बता दिया आपको, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। अब आगे थोड़ा सा आपको अच्छी प्रकार से थोड़ा लंबी शंका दी है, ठीक है। आहोस्वित संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते, इसका अर्थ आगे करेंगे, ठीक है। चलिएगा, सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा, आपको महान लाभ होगा व्याकरण के क्षेत्र में। सर्वेभ्यो नमः।